Hello friends, I hope you are doing good. Welcome to our channel on Success with Haram ऑनलाइन एजुकेशन। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इकोलॉजी। उसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द इकोसिस्टम, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। बाद में हमने पढ़ा था उसके जो कंपोनेंट्स थे बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। आज की लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। इकोसिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है वो नेचर के आधार पर दो भागों में इसे बांटा हुआ है। फर्स्ट इज नेचुरल एंड अदर इज मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल भी हम इसे कह सकते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम में आता है एक तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आता है, दूसरा आता है एक्वाटिक। बात करें अगर हम मैनमेड की, इसमें आता है एक तो आर्टिफिशियल भी इसे बोलते हैं। इसके अंदर होते हैं एक्वेरियम होता है, क्रॉप फील्ड्स होते हैं और फ्लावर बेड्स होते हैं। सो ये सब क्या होता है, ये होते हैं हमारे इकोसिस्टम को हमने इस तरह से क्लासीफाई कर रखा है। सो अब इसको ब्रीफली पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है ऐसे इकोसिस्टम जो फाउंड होते हैं ओनली ऑन लैंड, जो सिर्फ और सिर्फ लैंड पर पाए जाते हैं, ऐसे इकोसिस्टम को हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आता है एक तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, टंड्रा एंड टाइगा। ये जो रीजन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड टंड्रा और टाइगा, इनके बारे में हम ब्रीफली जो पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है ना, ये एक सेपरेट चैप्टर है। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में ब्रीफली जानेंगे। अभी हम सिर्फ मोटी मोटी समझ रख लेते हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है एज अ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। इस तरह से हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को आज जान लेते हैं, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है ऐसा सिस्टम जो वाटर पे होता है, जिसमें वाटर जो होता है वो किसी भी इकोसिस्टम का मेन हैबिटाट होता है। ऐसे सिस्टम को हम एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम को हमने क्लासीफाई कर रखा है ऑन द बेस ऑफ देयर सॉल्ट कंटेंट। जितने उसमें सॉल्ट की मात्रा होगी उसके बेस पे हमने एक्वाटिक इकोसिस्टम को डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम एक्वाटिक इकोसिस्टम में पढ़ेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्या होता है, जो सॉल्ट कंटेंट होता है वाटर बॉडीज का वो बहुत ज़्यादा लो होता है, वेरी लो होता है और ऑलवेज लेस देन होता है 5 पार्ट्स पर 1000। ऑलवेज लेस देन 5 पार्ट्स पर 1000। इसके अंदर आता है लेक्स, पॉन्ड्स, पुल्स, स्प्रिंग, स्ट्रीम्स एंड रिवर। ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का जो बैकाल जो लेक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, और ये स्थित है रशिया का जो ये साइबेरिया रीजन है वहाँ पर सिचुएटेड है ये बैकाल लेक। वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बैकाल लेक। दिस इज पिक्चर ऑफ द बैकाल लेक। नाउ कम टू द मैराइन इकोसिस्टम। मैराइन इकोसिस्टम में क्या होता है, जो वाटर बॉडी जो होती है उसका जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है या तो वो 35 पार्ट्स पर 1000 होगा या फिर 35 पार्ट्स पर 1000 से ज़्यादा होगा, इक्वल और अबव 35 पार्ट्स पर 1000। इसके एग्जाम्पल है शैलो सीज, ओपन सीज। डेड सी जो है वर्ल्ड का मोस्ट सॉल्टी सी है और ये स्थित है वेस्टर्न एशिया में। सो ये था हमारा मैराइन इकोसिस्टम। दिस इज पिक्चर ऑफ डेड सी। नाउ कम टू द ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। ब्रैकिश मतलब होता है खारा।
ब्रैकिश मतलब खारा, हिंदी में से खारा बोलते हैं। और इस इकोसिस्टम में क्या होता है, सॉल्ट का जो कंटेंट होता है वो बिटवीन 5 to 35 पार्ट्स पर 1000 होता है। सो ऐसी इकोसिस्टम जिसका सॉल्ट कंटेंट 5 to 35 पार्ट्स पर 1000 होगा उसको हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम में आता है एस्चुरीज, सॉल्ट मार्शेस, मैंग्रोव स्वाम्प्स एंड फॉरेस्ट। बेस्ट एग्जाम्पल जो है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम का है वो हमारे सुंदरबंस हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा। लेट मी ड्रॉ अ रफ मैप ऑफ इंडिया। देखो, ये है इंडिया। सो यहाँ पे क्या होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ये अपने सेडिमेंट्स फॉल करती हैं। सो यहाँ पे ये जो फ्रेश वाटर रिवर जो है यहाँ पे ये फॉल करती हैं और यहाँ पे अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है। और यहीं पर हमारा बे ऑफ बंगाल होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, सी का जो वाटर होता है उसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। सो जब फ्रेश वाटर और सी का वाटर जब मिलता है सो ये ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम बनाते हैं। सो हमारे जो सुंदरबंस है ये इसी एरिया में स्थित है और मोस्ट फेमस इसका जो है वो है मैंग्रोव ट्रीज। सो मैंग्रोव ट्रीज जो है सुंदरबंस का वो बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम का। ऑलराइट, नाउ दिस इज पिक्चर ऑफ द सुंदरबंस। अब बात करेंगे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। हमने पढ़ा है अभी, जाना है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैराइन वाटर इकोसिस्टम और ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो होते हैं ये मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं, मानव द्वारा निर्मित इकोसिस्टम होते हैं और मेंटेन्ड होते हैं इन कंट्रोल्ड कंडीशन में। इसी कंडीशन जो होती है बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड की जाती है बाय द ह्यूमन बींग्स। इनको बनाने का कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लड आती है, सो आप अगर वहाँ पर वेटलैंड्स लगा दोगे, सो ऐसा कोई इकोसिस्टम तैयार कर दोगे जो कि मैन मेड है, ऐसे हम इकोसिस्टम को कहेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और ये बनाया गया होगा फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। सो आर्टिफिशियल होने की वजह से इसमें क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो कंपैरेटिवली लो होती है नेचुरल इकोसिस्टम से, क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित होता है। सो इसकी कंडीशन कंट्रोल्ड होती है। यहाँ पर वाटर का जो लेवल होगा, स्पीशीज़ का जो इंट्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, कंट्रोल्ड होगा। इस वजह से बायोडाइवर्सिटी कैसी होती है, कंपैरेटिवली लो होती है फ्रॉम द नेचुरल इकोसिस्टम। अब एग्जाम्पल्स की बात करें कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या क्या आते हैं। एक तो आता है एक्वेरियम, आपने देखा होगा फिशेस को हम एक्वेरियम में रखते हैं। जू इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। दूसरा है आर्टिफिशियल वेटलैंड्स हो गए। तो ऐसे जो एग्जाम्पल जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नाउ कम टू द गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इकोसिस्टम। क्या क्या सर्विस एंड गुड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं इकोसिस्टम के द्वारा। सबसे पहले फूड जो है इकोसिस्टम के द्वारा हमें प्रोवाइड किया, बिना फूड के तो हम रह ही नहीं सकते। दूसरी चीज़ है फ्यूल, ईंधन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। इवन दो जो ट्राइब्स हैं हमारी वो तो आज तक क्या है, कम्प्लीटली डिपेंड है फ्यूल्स पे फॉर देयर लाइवलीहुड्स। अपनी लाइवलीहुड्स के लिए कम्प्लीटली फ्यूल पर डिपेंड है। एंड फाइबर्स, हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है फाइबर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमें इकोसिस्टम के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। शेल्टर एंड बिल्डिंग मटेरियल्स सच एज स्टोन्स, सैंड्स, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, मार्बल्स, ये सब की सब हमें जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं ये हमें मिलती हैं नेचर से। अब नाउ प्योरीफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे प्योरीफाई करते हैं। सबसे पहले देखो, ये है कोई मान लो ट्री है, वेट अ मिनट, ये है एक ट्री, इसमें क्या है, लीव्स हैं ट्री पे, इस तरह से लीव्स बनाई हैं, ठीक है। लीव्स क्या करती हैं, हमारी जो एयर होती है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे से कण होते हैं जिसे हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स।
जो कण होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि हमारे जो लंग्स हैं इसमें ईजिली एंटर कर सकते हैं। अगर ये PM2.5 है और PM10 के जो लेवल के होते हैं ये कण, ये हमारे बॉडी में, हमारे लंग्स में ईजिली एंटर कर सकते हैं। बट ट्रीज कैसे हेल्पफुल होते हैं इनको एयर को प्योरीफाई करने में? जो ये ट्रीज की लीव्स होती हैं इसमें क्या होता है, ये जो कण है ना इस तरह से यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। सो यहाँ पे ये कण ट्रैप कर लेते हैं और इससे क्या होता है, जो कण होते हैं ये पार्टिकुलेट जो मैटर्स होते हैं ये हमारे लंग्स में नहीं जाते और हमारे लंग्स को डैमेज होने से ये बचाते हैं। सो इस तरह से ट्रीज क्या करते हैं, प्योरीफिकेशन ऑफ एयर करते हैं। नाउ वाटर को कैसे प्योरीफाई करते हैं? देखो जो रूट्स होती हैं वाटर की, वो क्या करती हैं, कोई भी पॉल्यूटेंट होता है, अगर किसी एडजेसेंट रिवर बॉडी में अगर कोई पॉल्यूटेंट है सो वो क्या करेगा, इसको ट्रैप कर लेगा और जो हमारी जो वाटर बॉडी में है इसमें नहीं आने देगा। इससे क्या होगा, हमारा जो वाटर होगा वो नेचुरली प्योरीफाई हो जाएगा। अब दूसरा थर्ड इसका फंक्शन होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट। जितने भी ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं ये क्या होते हैं, इन जो माइक्रोब्स होते हैं वो छोटे छोटे से माइक्रोब, जैसे केचुआ हो गया, ये क्या करता है, जो भी वेस्ट होता है उनको, डेड एनिमल्स हो गए या फिर डेड लीव्स हो गए, उनको डीकम्पोज करते हैं और सॉइल में उसको ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी एनहांस हो जाती है। दूसरा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में इनका बहुत मेजर रोल होता है और इस तरह से ये क्या करते हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है इसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं उनसे, और करते हैं ये स्टेबलाइज रखते हैं और मॉडरेट करते हैं अर्थ का जो क्लाइमेट है उसको। जनरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, अभी बताया किस तरह से माइक्रोब्स हेल्प करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी एनहांस करने में। एंड लास्ट है कल्चर एंड एस्थेटिक बेनिफिट्स। कल्चर एंड एस्थेटिक बेनिफिट, जैसे कि अगर हम किसी पार्क में जाते हैं या फिर हम किसी कंपनी गार्डन में जाते हैं सो हमें क्या होता है, नेचुरली एक बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ द नेचर। सो अल्टीमेटली क्या है, एक कल्चरल एंड एस्थेटिक बेनिफिट्स भी हमें प्रोवाइड कराती है नेचर। सो दीज आर द some of the goods and the service provided by the ecosystem. With this is a complete analysis of this lecture. If you like it, hit the like button, subscribe our channel. Thanks for watching.